और आइए शुरू करते हैं हमारी कवर स्टोरी। देश की जीडीपी ग्रोथ मौजूदा वित्त वर्ष की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल जून के दौरान 7.8% रही है। ये पिछली 4 तिमाहियों का सबसे बड़ा आंकड़ा है, सबसे अधिक आंकड़ा। इससे पहले मार्च तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.1% रही थी, जबकि पिछले साल जून तिमाही में लो बेस के चलते जीडीपी ग्रोथ 13.1% रही थी। इस दौरान यानी कि अप्रैल जून तिमाही के लिए आरबीआई ने 8% ग्रोथ का अनुमान जाहिर किया था और केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कैपिटल एक्सपेंडिचर, खपत से जुड़ी मजबूत मांग और सर्विस सेक्टर की गतिविधियों में उछाल में इसकी वजह से अच्छी जीडीपी ग्रोथ हासिल करने में मदद मिली है। पहली तिमाही में कृषि सेक्टर ग्रोथ 2.4% से बढ़कर 3% रही है। तो ये एक बेहतर स्थिति हमें कृषि के मोर्चे पर भी दिखाई देती है, लेकिन ओवरऑल अनुमान के मुताबिक तो रहे हैं। लेकिन क्या कुछ चैलेंजेस भी हैं? क्या आने वाले समय में कुछ हेडविंड्स हैं जिनका हम सामना कर सकते हैं? बहुत सारी बातें बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान अदिति नायर जी हमारे साथ हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं आईसीआरए इकरा की। बहुत बहुत स्वागत है अदिति जी हमारे शो पर आपका। मैम, आपका अनुमान 8.5 के आसपास था, आया 7.8। कुछ खास वजह आप मान रही हैं मैम? देखिए, डेफिनेटली आज का अनुमान, जो आज का आंकड़ा आया है वो अच्छा तो है, लेकिन हमारे अनुमान से थोड़ा कम ही है। तो जो एक सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस है हमारे अनुमान और एनएसओ के फिगर में, वो है मैन्युफैक्चरिंग। हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि इस क्वार्टर में आईआईपी की ग्रोथ और जो कि मैन्युफैक्चरिंग वॉल्यूम्स की वो भी अच्छी थी। पिछले साल के सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में कमोडिटी प्राइसेस काफी नीचे थी। तो इससे जैसे हमने कंपनीज के रिजल्ट्स में भी देखा कि टॉप लाइन ग्रोथ तो काफी म्यूटेड थी, लेकिन मार्जिन में इंप्रूवमेंट काफी सेक्टर्स में हमें दिखी थी। तो हमें लगा था कि इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग की जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, जीवीए जिसे कहते हैं, उसकी ग्रोथ में एक अच्छी इंप्रूवमेंट आएगी। लेकिन जो आंकड़ा अभी एनएसओ की तरफ आया है वो काफी हमारे एक्सपेक्टेशन से तो म्यूटेड ही है। और हमें ये लग रहा है कि शायद वीक एक्सपोर्ट्स मेन स्पॉइल स्पॉट रहे हैं इस बिलो एक्सपेक्टेड नंबर के पीछे। ये कॉन्ट्रैक्शन इन एक्सपोर्ट्स का फिर आप कारण क्या मानती हैं? क्योंकि 8 क्वार्टर के डबल डिजिट ग्रोथ के बाद अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो थोड़ा सा कंसर्न वाला एरिया लगता है कि क्या कारण आप इसको मानती हैं मैम? देखिए, इसको अब हम दो तरह से देखेंगे, एक तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स और एक सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में ग्लोबल डिमांड भी अभी थोड़ी हल्की है। साथ ही साथ जैसे मैं पहले कह रही थी, जब कमोडिटी प्राइसेस कम होते हैं तो उससे जो वैल्यू ग्रोथ है उस पर इम्पैक्ट हो जाता है। तो इन दोनों चीजों को देखते हुए मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में तो हमने अब काफी महीनों से सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन देखा है। दूसरी बात रही सर्विसेज एक्सपोर्ट्स की, वो अभी भी ग्रोथ तो कर रहे हैं, लेकिन पेस ऑफ ग्रोथ कम हो गया है। बट अगर हम दोनों को ऐड करें, अगर दोनों को हम जोड़ें, मर्चेंडाइज और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स, तो कुछ महीने पहले तक एग्रीगेट एक्सपोर्ट से हल्की सी ग्रोथ चल रही थी। लेकिन पिछले 1-2 महीनों में हमने ये देखा है कि सर्विसेज जो है वो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स के कॉन्ट्रैक्शन को अब ऑफसेट नहीं कर पा रहे हैं। तो एग्रीगेट एक्सपोर्ट्स में अब उनको एक वाई डिक्लाइन दिख रही है। लेकिन क्यू ऑन क्यू में सब ये क्योंकि सब फोकस उसी पे कर रहे हैं, तो क्या हम ये माने कि फर्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो हमें पूरा साल का एक अच्छी पिक्चर की हमें वो एक्सपेक्टेशन दे रहे हैं? या जो आपके प्रेडिक्शन थे, आपके 2 प्रेडिक्शन थे, जो एक तो 8.5 का था, दूसरा आपका जो प्रेडिक्शन था वो सेकेंड हाफ में इस फिस्कल के कुछ हेडविंड्स की आपने जिक्र किया था, तो वो हेडविंड्स क्या बने हुए हैं? और अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से कम रहे हैं डेटा, तो वो हेडविंड्स का चैलेंज क्या ज्यादा बढ़ता है मैम? देखिए, ये जो क्वार्टर अभी खत्म हुआ है उसमें बेस अभी भी काफी सपोर्टिव था, तो ये पेस ऑफ ग्रोथ तो आगे सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो इन एनी केस आगे के 3 क्वार्टर्स में ग्रोथ जो है वो 7.8% से काफी नीचे होगी। अब कितना नीचे होगी वो हमें देखना है। हेडविंड्स तो देखे हैं, अब आईएमडी ने बोल दिया कि सितंबर में रेनफॉल की जो उन्होंने रेंज दी है उसका अगर हम टॉप एंड भी ले लेते हैं, तब भी अगस्त की डिफिशियंसी को वो वाइप आउट नहीं कर सकता।
तो ये पूरा मॉनसून सीजन 4 महीने का जो होता है वो इस साल का तो अब बिलो नॉर्मल ही रहेगा, जिस तरह से आज आईएमडी का एस्टिमेट आया है। तो क्लियरली वो तो इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पे और रूरल सेंटिमेंट पे आएगा ही आएगा। अभी क्या यील्ड पे अफेक्ट होगा, पहली तो ये बात है। खरीफ की सोइंग ओवरऑल फ्लैटिश है पिछले साल के मुकाबले, बट कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स पिछले साल से उनकी कम सोइंग हुई है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात कि आपका यील्ड पे अब आगे जाके क्या इम्पैक्ट होगा। तीसरा, आपके ग्राउंड वाटर लेवल्स और रेजर्वोयर लेवल्स कहाँ पे आके कितने नीचे आएंगे और उससे रबी सोइंग पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो मेरे हिसाब से जो रूरल डिमांड है वो एक थोड़ा कॉशियसनेस तो बनी रहेगी आगे जाके, और इन्फ्लेशन कहाँ जाके ठहरती है उससे अर्बन डिमांड पे भी इम्पैक्ट आएगा। तो ये तो एक रिस्क फैक्टर है ही जो हमको वॉच आउट करना पड़ेगा। दूसरी बात, एक्सपोर्ट्स का हमने ऑलरेडी जिक्र किया। एक्सपोर्ट्स का आउटलुक भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा अभी नहीं है। और तीसरी, जो मॉनेटरी टाइटनिंग पिछले साल से हुई थी उसका क्या कुछ अगर लैग्ड इम्पैक्ट अभी और है हमें देखने के लिए, वो भी एक, मैं कहती हूँ रिस्क फैक्टर तो नहीं बट डेफिनेटली एक फैक्टर है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। चौथी बात, गवर्नमेंट कैपेक्स हमने फ्रंट लोडेड देखा है Q1 में, लेकिन क्या आगे जाके जैसे हम इलेक्शंस के पास जाते हैं तो कभी कभी वो मोमेंटम थोड़ा धीमा हो जाता है। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है जिससे आगे आने वाले क्वार्टर्स की ग्रोथ इस 7.8% से कम हो। मैम, कैपेक्स का आपने जिक्र किया, अब उसमें कई बार ये भी कहा जाता है कि ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट का सारा दारोमदार गवर्नमेंट ने उठा रखा है। आज सीए साहब भी कह रहे थे कि हम फोकस कर रहे हैं एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट में, बट अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है उतना शायद वो वहां पर एक थोड़ी चुनौती अभी भी बनी हुई है। तो सारा का सारा दारोमदार अगर सरकार अपने ऊपर रखेगी पैसों का, तो ये कब तक, कितना आपको लगता है कि कब तक चल पाएगा ऐसा अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो? देखिए, कंडीशन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने के तो बन रहे हैं। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ गया है, उस लेवल पे आ गया है जिसके बाद जनरली प्राइवेट सेक्टर ज्यादा इम्बोल्डन होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दूसरी बात, अगर आप पिछले साल के प्रोजेक्ट्स अनाउंसमेंट देखें वो भी बहुत हाई लेवल पे हैं। अब सारा इन्वेस्टमेंट इकट्ठे तो नहीं आता, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आता है, बट एटलीस्ट दोज कंडीशंस आर आल्सो लुकिंग क्वाइट गुड। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स का जो हमने अप्रूवल्स देखे हैं Q1 के लिए वो बहुत ही ऊंचे हैं। तो मतलब कहीं तो इंटेंट है ना प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्ट करने की। अब वो कितनी जल्दी सामने आएगी वो देखने को रहेगा। तो जो सीए साहब कह रहे हैं कि हम देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन आगे लगातार बढ़ता रहेगा, तो क्या हम देखें कि कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज हैं या जो रियल एस्टेट से जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज हैं अगर वो बढ़ती हैं तो वो थोड़ा सा पुश करेंगी हमारे लिए एक बेहतर पोजीशन में आने के लिए? मैम, डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन का इस क्वार्टर का ग्रोथ वैसे तो अच्छा है लेकिन हमारे एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा नीचे है। जो लीड इंडिकेटर थे वो हमें ज्यादा होपफुल बना रहे थे कंस्ट्रक्शन के पेस ऑफ एक्सपेंशन के लिए। आगे जाके देखिए, दो तीन चीजें होती हैं। एक तो जब मॉनसून इतना अच्छा नहीं होता तो वो थोड़ा विंडो बढ़ा देता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए, तो वो Q2 में थोड़ा सपोर्टिव हो सकता है। अगस्त काफी ड्राई महीना रहा है। फिर उसके आगे जाके जो गवर्नमेंट कैपेक्स की स्लो डाउन की तो हमने बात कर ही ली, वो एक फैक्टर रहेगा। और तीसरा फैक्टर ये रहेगा कि अगर और रेट हाइक नहीं होते तो अभी तक जितने रेट हाइक हुए हैं उनका आगे जाके रियल एस्टेट की डिमांड पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि आरबी सॉर्ट ऑफ सेंटिमेंट हैज टेकन केयर ऑफ जो अभी तक रेट हाइक हुए हैं। वो भी एक थोड़ा सा फैक्टर है जो आगे जाके हमें देखना पड़ेगा। बट कंस्ट्रक्शन का इमीडिएट टर्म में तो कम से कम रेनफॉल की वजह से आउटलुक थोड़ा बेटर है। ओके मैम, एक अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है ग्लोबल लेवल पे और इसी वजह से जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं बार बार कह रहे हैं कि वो एक डाउनसाइड रिस्क दे रहे हैं हमें। वो दबाव तो है, लेकिन इसमें आप इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट और कंज्यूमर मोमेंटम किस तरह का देख रही हैं अभी? तो अगर हम Q1 को देखें तो Q1 में इन्वेस्टमेंट ग्रोथ 8% पे थी, जो काफी अच्छा नंबर है। पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम है लेकिन आई थिंक वो नेसेसरली कंपैरिजन हमें नहीं देखना चाहिए। और दूसरी बात, अगर हम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को देखें तो वहां पे 6% की ग्रोथ आई है, जो इस इन्फ्लेशनरी एनवायरमेंट में आई थिंक काफी ठीक है। सिर्फ एक ये ही बात है कि जो कंजम्पशन है वो अनइवन है, ज्यादा
डिमांड सर्विसेज की तरफ है और गुड्स के लिए थोड़ी कम है। तो वो जो अनइवननेस हम बहुत क्वार्टर से, आई थिंक पिछले 5 क्वार्टर से हम ये बात कर रहे हैं कि पीपल आर प्रायोरिटाइजिंग कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज ओवर गुड्स। तो मेरे हिसाब से वो ट्रेंड अभी भी चल रहा है। आगे जाके रूरल डिमांड की हमने बात कर ही ली। और डिमांड डेफिनेटली अगर फेस्टिव सीजन के आसपास इन्फ्लेशन थोड़ी क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन ज्यादा अगर हाई नहीं हो तो शायद फेस्टिव डिमांड इस साल भी अच्छी हो सकती है। और मेरे 2 सवाल और है मैम, उसमें से एक इम्पॉर्टेंट सवाल इन्फ्लेशन को लेकर है। आज सीए साहब ने साफ तौर पर कह दिया कि कोई रियल कंसर्न नहीं है इन्फ्लेशन को लेके, या कोई आउट ऑफ कंट्रोल ऐसा हो जाए, ऐसी भी कोई संभावना नहीं दिखती। सरकार और आरबीआई ने दोनों ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अपनी तरफ से पर्याप्त कदम उठाए हैं। इन्फ्लेशन के मोर्चे पर जो मैनेजमेंट रहा है आरबीआई और सरकार दोनों की तरफ से, उससे आप संतुष्ट हैं मैम? ये क्वेश्चन इकोनॉमिस्ट को नहीं पूछना चाहिए। देखिए, होते ही है, मानसून हर साल रिस्क होता है। वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता कि किस तरह की हमें मानसून मिलेगी। क्रूड ऑयल प्राइसेस आर एन एक्सोजेनस शॉक, वो भी इट्स रिपीटेड शॉक जो हमको डील करना पड़ता है। सब्जियों के दाम काफी ऑफर हम देखते हैं कि एकदम से ऊपर स्पाइक कर जाते हैं, फिर वापस क्रैश कर जाते हैं। तो ये एक अपने में ट्रांजिटरी शॉक होता है जो हमें बार बार फेस करना पड़ता है। तो चैलेंजिंग तो है ही ओवरऑल इन्फ्लेशन की मैनेजमेंट, बट आई थिंक गवर्नमेंट ने काफी स्टेप्स लिए हैं। आरबीआई ने भी एक बहुत ही प्रैग्मेटिक अप्रोच लिया है और हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि कोई भी इमीडिएट टर्म में कोई रेट हाइक सामने से आएगी फूड इन्फ्लेशन को देखते हुए। वेजिटेबल प्राइसेस का शॉक हमारे हिसाब से ट्रांजिटरी ही निकलेगा। मॉनसून का जो इम्पैक्ट है फूड प्राइसेस पे वो अभी देखना है, लेकिन मेरे हिसाब से रेट हाइक का ग्राउंड तभी बनेगा अगर फूड इन्फ्लेशन जनरलाइज होके कोर इन्फ्लेशन में आ जाती है और कम से कम 2 क्वार्टर्स तक हमें इन्फ्लेशन कोर की वजह से 6% के ऊपर दिखती है। तो आई थिंक द बार फॉर अ रेट हाइक इज क्वाइट हाई, लेकिन आई एम श्योर कि एमपीसी और आरबीआई बहुत वॉचफुल रहेंगे कि इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन ऊपर ना जाए। ओके, और इसको लेकर आज वी अनंत नागेश्वर साहब ने, जो हमारे सीए हैं, उन्होंने ये भी कहा कि कोर इन्फ्लेशन क्योंकि लगातार घट रहा है उनके हिसाब से, और जो आपने बिल्कुल सही कहा, जो फूड इन्फ्लेशन है वो ट्रांजिटरी है, तो संभवतः वो उस मोर्चे पर थोड़ा सा एक एक स्पेस जरूर ले सकते हैं। मेरा आखिरी सवाल मैम, आप इमीडिएट चैलेंजेस क्या देख रहे हैं? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आपने कहा था कि सेकेंड हाफ में कई हेडविंड्स हैं जो हमें दिख भी रहे हैं। ऐसे में हमारे सामने जो इमीडिएट चैलेंज है वो क्या होंगे और उनके लिए क्या समाधान होना चाहिए? देखिए, पहला चैलेंज तो यही है कि मानसून अब जो काफी क्लियरली बिलो नॉर्मल ही होगा, उसका एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट को मिनिमाइज करना और रूरल कंजम्पशन एंड अर्बन सेंटिमेंट पे मिनिमाइज करना। दूसरी चीज एक्सपोर्ट की आउटलुक, जो अभी कोई ग्लोबल ग्रोथ में बहुत अच्छा साल हमें नहीं दिख रहा है, तो वहां पे भी जो सिचुएशन है उसको मैनेज करना। तीसरा, ये मैं चैलेंज नहीं कहूंगी, ये जस्ट एक जो फ्रंट लोडिंग है कैपेक्स की, अगर वो मोमेंटम शिफ्ट करेगी क्वार्टर्स के बीच में, तो ये मैं चैलेंज नहीं, बट इट्स जस्ट समथिंग दैट वी आर पॉइंटिंग आउट, जो ग्रोथ को हो सकता है कि आगे जाके थोड़ा मॉडरेट कर दे। So private sector capex will have to fill in the gap to maintain the momentum on the investment side. All right. Thank you so much, अदिति मैम, आपने वक्त निकाला और जीडीपी नंबर्स पर अपना विश्लेषण दिया। थैंक यू सो मच। ये थी हमारी पहली कवर स्टोरी।